हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं खीरा ककड़ी की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। खीरा ककड़ी पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए कौन सी खाद, कौन से स्प्रे का हमको इस्तेमाल करना चाहिए, सस्ती दवाई हों, अच्छी हों और सभी किसान भाई अफोर्ड कर सकें, तो ऐसी आपको सरल और आसान कॉम्बिनेशन के बारे में बतलाने वाले हैं। और साथ ही खीरा ककड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए दोस्तों आपको कौन से न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना चाहिए बुआई के समय। और साथ ही यह एक बेलबारी की क्रॉप है, तो इसमें फल मक्खी का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है, डाउनी मिल्ड्यूड आता है, पाउडरी मिल्ड्यूड आता है, विलाइट आता है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाले हैं। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे खीरा ककड़ी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, लाइफ साइकिल, उत्पादन, लागत, मुनाफा, बेनिफिट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण समस्या का इलाज, समाधान, उपाय इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, शिव कुमार 095। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि आपको A to Z जानकारी का जो नॉलेज है वो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। तो खीरा ककड़ी की खेती वैसे तो 12 महीने पर आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उचित जो अनुकूल समय है बरसात के लिए आप जून जुलाई महीना काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगस्त महीने तक आप प्लांटेशन कर सकते हैं। और वहीं गर्मियों की बात करें तो जनवरी फरवरी, और जायद के लिए बात करें तो फरवरी से मार्च महीना काफ़ी अनुकूल माना जाता है। आप देसी खीरा की भी खेती कर सकते हैं, हाइब्रिड खीरा की भी खेती आप कर सकते हैं। जो आप करना चाहें खीरा की खेती आप ज़रूर करें, क्योंकि कम समय पर यदि ज़्यादा मुनाफा देने वाली कोई वेस्ट जो फार्मिंग है तो उनमें से कुकम्बर काफ़ी बढ़िया हैं, तो आप खीरा ककड़ी की खेती ज़रूर करें। उपयुक्त भूमि और तापमान। यदि भूमि की बात करें तो खीरा ककड़ी की खेती काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट, सैंडी सॉइल है तो अभी आप खेती कर सकते हैं। पीली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, मध्यम भूमि है तो अभी लगभग एक प्रकार से कह सकते हैं सभी प्रकार की सॉइल पर हमारे किसान दोस्त खेती कर सकते हैं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंधन होना चाहिए और उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर कार्बन पदार्थ प्रचुर मात्रा में है तो आप खीरा की खेती कर सकते हैं। बस बरसात के दिनों पर जल भराव का उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, खेत पर जल भराव ना हो, और बेड बनाकर भी आप खीरा की खेती कर सकते हैं। ड्रिप लगा सकते हैं, मल्चिंग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप मंडप विधि से भी खीरा की खेती सस्ते पर कर सकते हैं। तो मंडप कैसे तैयार करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। और टेम्परेचर की बात करें तो न्यूनतम टेम्परेचर, क्योंकि खीरा की जो क्रॉप एकदम ठंडे, नम और आर्द्र जलवायु क्रॉप है, और जितना ज़्यादा मौसम में ठंडक रहेगी, क्लाइमेट कंडीशन में जितनी ठंडक रहेगी उतना ही अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगी। लेकिन हाई टेम्परेचर है, ज़्यादा से ज़्यादा मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो थोड़ा सा फ्लावरिंग फ्रूटिंग सेट नहीं होते हैं और पीलापन की समस्या कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलती है। तो अनुकूल टेम्परेचर के ऊपर बात कर रहे थे तो न्यूनतम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। और अधिकतम की बात करें तो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस का तापमान टेम्परेचर काफ़ी अनुकूल माना जाता है। बस 45 डिग्री सेल्सियस यदि ऊपर का तापमान है तो अब बिल्कुल भी खीरा की खेती नहीं हो सकती है, या फिर आपने कर ली तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की दशा में थोड़ी सी फसल में नुकसान देखने के लिए मिलता है। बाकी गर्मियों के दिनों पर भी हमारे किसान भाई खीरा की खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई के साधन होना बहुत ही ज़रूरी। कुछ ऐसी टॉनिक आती हैं जैसे आइसा एग्रो की CF एल टॉनिक आती है, इनका स्प्रे करके आप काफ़ी फसल को प्रोटेक्ट करके रख पाएंगे, फसल को हरी भरी करके आप रख पाएंगे। आइए बात करते हैं खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपरेशन। तो खेत की तैयारी किस प्रकार करना है। सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले जैसे कल्टीवेटर है, दकफेट है, तोता हल से आपको पहली और दूसरी प्लोविंग कराना है। और अंतिम जुताई में एकदम मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र जैसे रोटावेटर है, रोटावेटर से ठीक तरीके से आपको मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है और पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल करा लेना है, मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। और खेत के चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। चारों साइड साफ सफाई के साथ साथ खेत में उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार आपको खेत की तैयारी करना चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो उन्नतशील किस्में यदि आप देसी किस्मों को लगा रहे हैं तो देसी जो वैरायटी होती हैं
काफ़ी ज़्यादा उत्पादन भी देती हैं और लंबे समय तक भी चलती हैं। लेकिन यदि हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो हाइब्रिड किस्में जैसे बेस्ट उत्पादन देने वाली किस्मों की बात करें तो VNR सीड्स की क्रिस के नाम से आती है, सिंजेंटा कंपनी की कुकम्बर ग्लोसी की नाम से आती है। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट की नाजिया के नाम से आती है, नाजिया F1। इसके अलावा सफल वायो की सोफिया के नाम से आती है। इसके अलावा महिको की माही सिडोना के नाम से आती है। तो इन वैरायटी में से आप किसी वेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपके एरिया में आपके क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से जो वेस्ट वैरायटी हो, ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी का ही सिलेक्शन आपको करना चाहिए। बात कर लेते हैं प्रति एकड़ सीड्स। यदि 1 एकड़ पर आपको प्लांटेशन करना है और 1 एकड़ में आप खीरा ककड़ी की खेती कर रहे हैं तो 600 से 700 ग्राम सीड्स की आवश्यकता होती है। बीज उपचार सीड्स ट्रीटमेंट CM75 से आप बीज उपचार कर सकते हैं, जैसे कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP फफूंदनाशक जैसे UPL की साप आती है। तो 1 किलोग्राम बीजों को आप 5 ग्राम UPL की साप से बीज उपचार करके आपको ये नर्सरी तैयार करना चाहिए, फिर सीधी आपको बिजाई करना चाहिए। बात कर लेते हैं बेसल डोज। तो 1 एकड़ में बुआई के समय बेड के ऊपर जो आपको खाद देनी है 100 किलोग्राम आपको SSP सिंगल सुपर फास्फेट आपको पाउडर फॉर्म वाली लेनी है, 50 किलोग्राम आपको DAP, 20 किलोग्राम MOP और 5 किलोग्राम रीजेंट फिप्रोनिल 0.3%। इन सभी को मिक्स करके आपको और साथ ही 2 ट्रॉली गोबर खाद इन सभी को मिक्स करके बेड के ऊपर आपको देना है। तो बात कर लेते हैं बेड तैयार। यदि हमारे किसान भाई मल्चिंग ड्रम में खेती कर रहे हैं तो बेड भी तैयार करा सकते हैं। बेड विधि से खेती करने से काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो बेड तैयार करने के लिए बेड मेकर है, फिर बेड राइजर से आप बेड तैयार करा सकते हैं। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड से बेड की जो आपको दूरी रखनी है वो रखनी है आपको 6 फीट और बेड की ऊंचाई आपको रखनी है 1 फीट। इस प्रकार हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं ड्रिप एरीगेशन। तो यदि आप खीरा ककड़ी खेती कर रहे हैं तो 16 mm इनलाइन ड्रिप एरीगेशन को लगा सकते हैं। वहीं मल्चिंग पेपर की बात करें तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर काफ़ी सूटेबल रहता है और खीरा ककड़ी की जो क्रॉप है 5-6 महीने तो बड़े आराम से चल जाती है। यदि आप मल्चिंग ड्रिप पर प्रॉपर आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करते हैं और समय समय पर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट की प्रॉपर पूर्ति करते हैं तो यह फसल भी काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर काफ़ी सूटेबल रहने वाला है। आइए बात करते हैं मंडप तैयार। तो मंडप विधि से भी हमारे किसान भाई खीरा ककड़ी की खेती कर सकते हैं। तो मंडप तैयार करने के लिए मंडप विधि से खेती करते हैं तो सस्ते पर बाकायदा आपकी जो क्रॉप है एकदम तैयार हो जाती है, कम खर्च लगता है, कम लागत लगती है। तो मंडप तैयार किस प्रकार करना, कितनी दूरी रखना है, कितनी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, आइए समझते हैं। तो आवश्यक सामग्री की बात करें तो 1700 से 1800 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी जिनकी ऊंचाई 8 फीट होनी चाहिए। बांस के टुकड़े मजबूत नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए क्योंकि जो खीरा ककड़ी की क्रॉप है वजनदार वेलबरी क्रॉप है, इसमें वजन आता है। आगे चल के वजन आने से जो मंडप है झुके ना गिरे ना, एकदम मजबूत है। बांस के टुकड़े ही आपको लगाना चाहिए। तो बांस के टुकड़े 1700 से 1800, ये मान लीजिए लगभग 1800 बांस के टुकड़े लग जाएंगे 1 एकड़ में। और आवश्यक सामग्री की बात करें तो पैड वायर की आवश्यकता पड़ेगी कम से कम 45 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम। प्लास्टिक की रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी और जो पैड वायर है 150 रुपये, 130, 140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हमको प्लास्टिक की रस्सी मिल जाती है। और जो आप प्लास्टिक की रस्सी देख रहे हैं पैड वायर की भी कीमतें लगभग मार्केट में सिमिलर हैं। तो प्लास्टिक की जो रस्सी है बाज़ार पर 130 से 140 रुपये, 125 रुपये केजी मिल जाती है। और बुनाई शाखा को ऊपर चढ़ाने के लिए बुनाई के लिए धागे की आवश्यकता पड़ेगी, 2-3 हज़ार रुपये का धागा लग जाएगा। तो इस प्रकार आपको आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी। तो बांस के मंडप तैयार किस प्रकार करना है, तो आपको पौधे से पौधे की दूरी आपको 3 फीट रखनी है और आपको लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखनी है। तो आपको एक बांस से दूसरे बांस को जो डिस्टेंस है, जो दूरी रखनी है 15 फीट रखनी है। और एक बांस से दूसरे बांस मंडप हमको तैयार करना है आयताकार। और दोस्तों बांस से बांस की जो दूरी रखनी 15 फीट और एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की जो दूरी आपको रखनी है वो आपको रखनी है 6 फीट। और मंडप की ऊंचाई आपको रखनी है 7 फीट। तो इस प्रकार आपको मंडप तैयार करना है, आपको आयताकार बांस का मंडप तैयार करना है। और एक बात और, दोनों साइड मंडप के दोनों साइड 4 रस्सी आपको प्लास्टिक की खींचना, इस साइड और उस साइड, दोनों साइड खींच करके धागे से आपको बुनाई कर देना है। धागे से बुनाई करने से जो फ़ायदा होता है कि शाखाएं चढ़ाने में आसानी होती हैं, धागा टूटता भी नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे किसान भाई 4 रस्सी खींच करके आइट साइड में, दोनों आइट और साइड, दोनों आइट साइड में रस्सी
में बुनाई कर दीजिए। आइए बात करते हैं छत किस प्रकार तैयार करना है। तो छत तैयार करने के लिए पैड वायर आपको 4 रस्सी खींचनी है और 4 रस्सी प्लास्टिक की। तो टोटल 8 आपको रस्सी खींचनी, 4 पैड वायर और 4 प्लास्टिक की रस्सी। ठीक तरीके से छत बना लीजिए और शाखाओं को प्रॉपर लपेटते हुए ऊपर चढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार आपको मंडप तैयार करना। मंडप की ऊंचाई 7 फीट रखनी है। आउट साइड मंडप की जो चौड़ाई रखनी है दोस्तों, वो आपको रखनी है लगभग 6 फीट। यह डिस्टेंस काफ़ी अनुकूल उचित माना जाता है। इस प्रकार आपको, और एक बात और, जो बांस का मंडप हवा चलने पर, वजन आने पर गिरे ना, झुके ना और कमज़ोर ना पड़े, तो इसके लिए आड़े पर आप बांस भी लगा दीजिए। जिससे क्या होगा कि जो बांस है, जो मंडप है, वो गिरेगा नहीं। या फिर स्टे को भी आप गड़ा दीजिए, यानी कंट्रोल आपका जो मंडप का वजन है, वजन को कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए हमारे किसान भाई एक काम कर सकते हैं कि स्ट्रे को भी गड़ा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको मंडप तैयार करना चाहिए। बाकी हमारे कुछ किसान भाई तार का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ किसान भाई पैड वायर, ब्लैक जो आप पैड वायर देख रहे हैं, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो पैड वायर काफ़ी सर्विस देता है और जंग भी नहीं लगती, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी आप तार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैड वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको मजबूती से बांस का मंडप तैयार करना चाहिए। जैसे लोहे का मंडप तैयार करते हैं, एकदम वजन आता है, क्योंकि ककड़ी पर भी वजन आता है, ज़्यादा फुटाव आते हैं और ज़्यादा वजन आने से मंडप गिरे, तो इसके लिए मजबूती देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई मंडप तैयार कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं प्लांट डिस्टेंस। तो पौधे से पौधे की दूरी आपको कितनी रखनी चाहिए। तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 3 फीट रखनी है और आपको सिंगल लाइन पर ही आपको बुआई करनी है, प्लांटेशन करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो प्रमुख रूप से लाइन की दूरी रखनी 6 फीट और आपको 2-2 बीजों की बुआई करनी है। और बांस को जो मंडप आप तैयार करेंगे, तो बांस को आपको गड़ाना है लगभग 2 फीट मिट्टी के अंदर गड़ाना, जिससे मंडप में मजबूती होनी बहुत ही ज़रूरी है। और मंडप से मंडप की दूरी हमारे किसान भाई 3 फीट रख सकते हैं। तो यह जो डिस्टेंस है काफ़ी अनुकूल जो डिस्टेंस माना जाता है। इतने डिस्टेंस पर हमारे फार्मर्स सोइंग कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सिंचाई यानी एरीगेशन सिस्टम। तो खीरा ककड़ी की क्रॉप पर सिंचाई किस प्रकार करना है, आइए समझते हैं। तो सिंचाई आपको, यदि ड्रिप में खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे सिंचाई करते हैं, तो ही वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रख पाएंगे। यदि आप ओपन फील्ड, नाली विधि, क्यारी विधि से आप सिंचाई कर सकते हैं, तो 7-7, 8-8 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई आपको आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से ही पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो बहुत ज़्यादा आपको ड्राइनेस करके सिंचाई नहीं करनी, आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार आपकी सॉइल सिंचाई मांग रही है, पानी मांग रही है, उस प्रकार आपको सिंचाई करना चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो देखिए, खीरा ककड़ी की क्रॉप पर खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि दोनों वेट के बीच में खरपतवार उग चुका है, ज़्यादा खरपतवार उग चुके हैं, तो मज़दूरों की सहायता से खेत से आप खरपतवार को बाहर करा सकते हैं। जितनी ज़्यादा साफ सफाई फसल पर होगी, उतना ही अच्छी फसल बढ़वा लेगी। दोनों वेट के बीच में यदि खरपतवार उग चुका है, तो निराई गुड़ाई या फिर खरपतवार खेत से बाहर निकालवाने के लिए मज़दूरों की आप सहायता से ही, हेल्प से ही खरपतवार को मुक्त करें, नष्ट करें। और पहली निराई गुड़ाई की बात करें तो 40-50वें दिन और दूसरी निराई गुड़ाई 70 से 80 दिन के आसपास आपको निराई गुड़ाई करानी चाहिए। तो इस प्रकार आपको खरपतवार मुक्त फसल रखनी चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो स्प्रे शेड्यूल समझने से पहले हम समझते हैं कि खीरा ककड़ी की फसल पर कौन कौन से कीट, फंगस, रोग, बीमारी आती हैं, उन्हें हम कैसे रोकथाम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो, फसल हरी भरी रहे। तो स्प्रे शेड्यूल कीट प्रबंधन, सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से कीट आते हैं। तो प्रमुख रूप से एफिड, जैसिड, प्रमुख रूप से एफिड्स आता है, जैसिड, वाइट फ्लाई, रेड बीटल। इसके अलावा माइट्स की समस्या देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा फल मक्खी, लीफ माइनर, डाउनी मिल्ड्यूड, पाउडरी मिल्ड्यूड, फल भेदक की समस्या देखने के लिए मिलती है। बैक्टीरिया विल्ट और तना सड़न की समस्या देखने के लिए मिलती है। एंथ्रेक्नोज की समस्या मिलती है और झुलसा प्रमुख रूप से है। और स्टार्टिंग के दिनों पर लाल कद्दू बीटल काफ़ी ज़्यादा फसल को नुकसान पहुँचाता है और छोटी छोटी पत्तियों को खाने का काम करता है। तो इन सभी कीटों की रोकथाम करने के लिए आइए बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो फर्स्ट स्प्रे, हमारी खीरा ककड़ी की फसल 15 से 20 दिन के आसपास की होती है, तो सिजेंटा की एकतारा 10 ग्राम, यूपीएल की साफ फंगिसाइड 40 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। इसके अलावा सेकंड स्प्रे 40 से 50 दिन के आसपास की क्रॉप होती है, तो वायर की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 12 ml, VASF कंपनी की एक्रोवेट कंप्लीट फंगिसाइड 40 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके स्टिकर मिलाकर के 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। थर्ड स्प्रे,
70 से 75 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो फेंटेक प्लस टॉनिक 10 ml, वायर कंपनी की कॉन्फिटोर सुपर 5 ml, धानुका की कॉनिका 30 ग्राम लेना है। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। फोर्थ स्प्रे, तो हमारी खीरा ककड़ी की फसल 100 से 120 दिन के आसपास की होती है तो बायर कंपनी की मेलोडी डियो 40 ग्राम लेना है। एमामेक्टिन वेंजॉइड जैसे प्रोक्लेम आती है 10 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। ये थे स्प्रे शेड्यूल। आवश्यकता अनुसार आपको कीटनाशक दवाइयों के सस्ते और बढ़िया कॉम्बिनेशन का स्प्रे करना चाहिए। ज़्यादा महंगी टेक्निकल पर आपको नहीं जाना है। जैसे रोग बीमारी आ रही हैं उसी के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। बात कर लेते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल यानी खाद का शेड्यूल। तो खाद का शेड्यूल भी दो प्रकार से, जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो उनके लिए फर्टिगेशन शेड्यूल अलग है। जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो उनके लिए फर्टिगेशन शेड्यूल अलग है। आइए दोस्तों बात करते हैं जो फार्मर साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो पहली खाद, फर्स्ट खाद 20 से 25 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद 30 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई करना है। सेकंड खाद 45 से 50 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो सल्फर 3 किलोग्राम, यूरिया 30 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। थर्ड खाद 70 से 75 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, यूरिया 35 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर के आपको सिंचाई कर देना है। इसके अलावा फोर्थ खाद 100 से 120 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम, बोरॉन 500 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आप जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। ये तो बात हो गई जो किसान भाई ड्रिप नहीं लगाए, मल्चिंग नहीं लगाए, एकदम सामान्य तरीके से खेती कर रहे हैं तो उनके लिए खाद का शेड्यूल हमने बतला दिया। लेकिन अब बात करते हैं जो किसान भाई ड्रिप एरीगेशन से खेती कर रहे हैं, वेंचुरी के माध्यम से इन घुलनशील खादों को आप छोड़ सकते हैं। यह सभी की सभी वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं तो 4-4 दिनों के अंतराल पर फर्स्ट कॉम्बिनेशन 15 दिन से लेकर 35 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो 4-4 दिनों के अंतराल पर इन खादों को आप छोड़ सकते हैं। एक दिन में एक खाद। NPK 19-19-19 2 किलोग्राम, NPK 12-61-0 2 किलोग्राम, NPK 70-44-0 2 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 500 ग्राम, इनको प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। एक दिन में एक खाद, फिर 4 दिन का अंतर रखना है, फिर दूसरी खाद। तो इस प्रकार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। सेकंड कॉम्बिनेशन 40 दिन से लेकर 65 दिन के मध्य की जब क्रॉप होती है तो 5-5 दिनों की अंतराल पर इन खादों को आप छोड़ सकते हैं। जैसे NPK 0-52-34 3 किलोग्राम, NPK 13-40-13 3 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम, इनको 5-5 दिनों की अंतराल पर आपको प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आपको छोड़ना चाहिए। बात कर लेते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन। तो 70 दिन से लेकर 120 दिन के आसपास की जब हमारी खीरा ककड़ी की क्रॉप होती है तो इन खादों को आप ड्रिप से छोड़ सकते हैं। जैसे NPK 00-50 5 किलोग्राम, NPK 13-0-45 5 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 5 किलोग्राम, SOP वाइट पोटास 5 किलोग्राम, इनको बदल कर और बीच बीच में ह्यूमिक एसिड, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, इनको बीच बीच में आप छोड़िए। कितने दिनों के अंतराल पर? 5 से 6 दिनों के अंतराल पर इनको आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया आपको फ़ायदा होगा। फसल हरी भरी रहेगी और फसल तीव्र गति से हरी भरी के साथ साथ लंबे समय तक आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हमारे किसान भाइयों को फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। तो इस प्रकार आपको आवश्यकता अनुसार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना है, फसल हरी भरी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिलेगी। आइए दोस्तों बात करते हैं लाइफ साइकिल। तो खीरा ककड़ी की जो खेती है एकदम कम दिनों की, कम समय की क्रॉप है, लेकिन यदि आप मल्चिंग ड्रिप पर खेती करते हैं और प्रॉपर नाइट्रोजन बेस्ड खादों का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रेट बेस खादों का, अमोनियम बेस खादों का, सल्फर बेस खादों का प्रयोग करते हैं तो यह फसल लंबे समय तक हरी भरी रहेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिलेगी। बाकी तो 3 महीने पे भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी जो लाइफ साइकिल है 100 दिन से लेकर 120 दिन यह जो क्रॉप है चल जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और फर्स्ट हार्वेस्टिंग 60-65 दिन की क्रॉप होती है, 55 दिन की क्रॉप होती है लगभग, तो तोड़ाई चालू हो जाती है, हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये मान लीजिए लगभग 100-120 दिन के आसपास की यह क्रॉप की टोटल लाइफ साइकिल है। आइए दोस्तों बात करते हैं बाजार भाव यानी मार्केटिंग रेट। तो मार्केटिंग रेट फ्लेक्सिबल रहता है। वैसे 10 रुपये किलोग्राम से लेकर हमारे किसान भाइयों को 40 रुपये किलोग्राम तक की कीमतें देखने के लिए मिल जाती हैं प्रति किलोग्राम। इसके अलावा बात कर लेते हैं लागत। तो जो लागत है 1 एकड़ में सभी खर्चे को
यदि जोड़ा जाए तो लगभग 20,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है। बात कर लेते हैं उत्पादन, तो उत्पादन 160 से 180 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देखने के लिए मिलता है। कुछ ऐसी भी वैरायटी हैं, देसी वैरायटी हैं, जो कि इससे भी ज़्यादा उत्पादन देती हैं। कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिनका उत्पादन काफ़ी कम है, लेकिन एक एवरेज 160 से 180 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बात कर लेते हैं दोस्तों मुनाफा, तो मुनाफा डिपेंड करता है बाजार भाव पर और उपज पर। जो आपकी उपज हुई उसकी कीमतें उस समय क्या रहीं, तो यह सभी यदि कैलकुलेशन देखा जाए, यदि हमको 20 रुपये केजी का, क्योंकि जो हमने आपको टाइमिंग बताया है, यदि आप उस टाइमिंग पर खीरा ककड़ी की खेती करते हैं और अंगेती खीरा ककड़ी की खेती करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को 20 रुपये केजी का रेट बड़े आराम से मिल जाता है। 20 रुपये केजी यानी 2,000 रुपये क्विंटल, तो 2,000 रुपये क्विंटल का रेट मिल जाता है और हमको 1 एकड़ से 150 क्विंटल उत्पादन प्राप्त होता है। तो 2,000 इंटू यदि हम 150 कर देंगे तो 3 लाख रुपए हमारी जो मुनाफा हुआ 3 लाख रुपए। दोस्तों हम मुनाफा में से लागत को घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मुनाफा हुआ हमारा 3 लाख रुपए और लागत लगी 25,000 रुपये, तो 3 लाख रुपए में से 25,000 रुपये घटा देंगे तो 2,75,000 रुपये के आसपास जो हमारी आमदनी है, नेट प्रॉफिट है, वो आ जाएगा। यदि कीमतें थोड़ा सा कम भी होती हैं, उत्पादन थोड़ा सा घटता भी है और इस प्रकार थोड़ा सा मार्केट हल्का फुल्का कमज़ोर भी रहता है, तो ये मान लीजिए 2.5 लाख रुपये आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई 2-3 एकड़ पर यदि खीरा ककड़ी की खेती करते हैं तो खीरा की खेती से भी काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा की आप कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको खीरा ककड़ी की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी 20 से 25 पॉइंटों के आधार पर संपूर्ण जानकारी का विश्लेषण, संपूर्ण जानकारी का जो नॉलेज है आपके साथ शेयर किया। अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, शिव कुमार 095। तो मिलते हैं इसी प्रकार के रसिकार से जुड़ी नई नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।